प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए आज के व्याख्यान अध्ययन में मेरी ओर से भी आप सभी को प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। आज की व्याख्यान चर्चा में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता एवं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से अध्याय पंचम से रासायनिक बल गतिकी के रूप में चुना गया है। आज का जो विषय है अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता एवं छद्म कोटि की अभिक्रिया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उक्त शीर्षक से जुड़े हुए कई जटिलतम सवाल प्रश्न बीएससी भाग प्रथम भौतिक रसायन विषय के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए कई अहम सवाल और प्रश्न भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में उक्त विषय से संबंधित पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की कोटि, अणुसंख्यकता और छद्म कोटि की अभिक्रियाओं में प्रथम दो पद अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता हमने विगत व्याख्यानों में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम छद्म कोटि की अभिक्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिग्रहित पथ एवं पद इत्यादि के बारे में प्रकाश डालेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, उपरोक्त तीनों शीर्षक रासायनिक बल गतिकी में अपना अहम किरदार निभाते हैं, जिसमें क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों के संरचनाओं, क्रिया विधियों, बंध निर्माण, बंध टूटने की प्रक्रिया, क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों के सांद्रताओं के समय के सापेक्ष अभिक्रिया किस प्रकार से प्रगति प्रेक्षित की जाती है, उसमें उक्त तीनों विषय अहम किरदार निभाते हैं। आज हम छद्म कोटि की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। छद्म कोटि की अभिक्रिया है वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान अलग अलग प्रेक्षित होते हैं। सामान्यतः भौतिक रसायन में रासायनिक बल गतिकी में एक सामान्य सिद्धांत है, एक नियम है, जिसमें इस तरह से कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रेक्षित किए जाते हैं। फिर छद्म कोटि क्यों समावेशित किया गया? प्रिय विद्यार्थियों, छद्म शब्द यहाँ पर जो है भ्रम पैदा करने वाली स्थिति से, संशय की स्थिति से जुड़ा हुआ है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, अनेकों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ज्ञात है जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान अलग अलग प्रेक्षित किए जाते हैं। इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। प्रयुक्त जो क्रियाकारक, प्रथम जो कारक है वो इस तरह से है कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान अलग अलग क्यों प्रेक्षित किए जाते हैं। छद्म, भ्रम, संशय की स्थिति, वो क्रियाकारक हमें क्यों पैदा करता है, हमें क्यों भ्रमित करता है। ऐसी स्थिति में दो प्रमुख वजह हो सकती है, कारक हो सकते हैं। पहला वाला, जिसमें एक क्रियाकारक की सांद्रता अत्यधिक होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाता। इस वजह से भी अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रेक्षित किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक सामान्यतया क्रियाविधि भी छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, जिसमें वो रासायनिक अभिक्रिया
क्रिया विधि के अंतर्गत एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। जब एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो एक पद को छोड़ करके शेष पद तीव्र गति से संपन्न होते हैं। जो पद धीमी गति से संपन्न होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। उसी में हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगा करके अभिक्रिया की कोटि का मान परिकलित करते हैं। उस वेग निर्धारक पद में कुल कितने क्रियाकारी अणु उपस्थित हैं उनको गिन करके, उनको काउंट करके, उनका योग करके, उनकी संख्या का पता लगा करके हम अभिक्रिया की कोटि का मान परिकलित करते हैं। ऐसी स्थिति में अणुसंख्यकता के मान और अभिक्रिया की कोटि का मान अलग अलग भिन्न भिन्न प्रेक्षित किए जा सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। मैं फिर से इस महत्वपूर्ण नियम को दोहरा देना चाहता हूं। सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बलगतिकी में यह प्रेक्षित किया गया है, यह माना गया है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती, ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रेक्षित किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी भ्रम में डालने वाली, संशय में डालने वाली, भ्रमित करने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं ज्ञात है जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान भिन्न भिन्न प्रेक्षित किए गए हैं। ऐसी अभिक्रिया है छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म कोटि की अभिक्रियाओं में क्रियाकारक की उपस्थिति, ये जो परिवर्तन हमने प्रेक्षित किया है इसकी दो वजह हो सकती है। पहला वाला कि ये जो मान अलग अलग प्रेक्षित क्यों किए जाते हैं अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान मानों को, तो पहले वाले जो कारक है वो वाला है कि यदि किसी भी रासायनिक क्रिया में एक ऐसा क्रियाकारक उपस्थित हो, एक या अधिक ऐसे क्रियाकारक उपस्थित हों जिनकी सांद्रता अधिक हो, आधिक्य हो, तो ऐसे भारी अणुओं की सांद्रता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सुपरिभाषित अथवा परिवर्तित नहीं कर पाता। उनकी उपस्थिति केवल मात्र उस अभिक्रिया में इस तरह की एमिट्टी का निर्धारण करती है। और ऐसी स्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की कम सांद्रता होगी, वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। तो कम सांद्रता वाला जो क्रियाकारक होगा अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण में उसकी संख्या सम्मिलित की जाएगी। दूसरा कारक है कि कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, उनकी क्रिया विधि एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों जो पद धीमी गति से संपन्न होगा वो वेग निर्धारक पद होगा। वेग निर्धारक पद में सम्मिलित क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या को गिना जाता है, काउंट किया जाता है और वो उस अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। एक सामान्य उदाहरण अभिक्रिया छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, मैं कुछ व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों का, दृष्टांतों का आप सभी के सम्मुख उपस्थित होकर के कुछ दृष्टांत आप सभी के सम्मुख में देना चाहता हूं। जो छद्म जो पद है, इस छद्म पद को जो है सुपरिभाषित करता है। इस छद्म पद को सुपरिभाषित करने के लिए सामान्यतः जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं है। तो इसी छद्म धारणा को, इस छद्म पद को मैं यहाँ पर जो है सुपरिभाषित करने के लिए, समझाने के लिए आप सभी के सम्मुख पहला वाला जो दृष्टांत जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, मैं आप सभी तमाम विद्यार्थियों से, मेरा सवाल आप सभी विद्यार्थियों से है, मेरे हाथ में ये वाला जो लाल रंग की जो वस्तु है, ये चीज़ है, ये क्या है? जाहिर सी बात है सभी दिशाओं में मैं इसको जो है घूर्णित करता हूँ, रोटेट करता हूँ। घूर्णन करने के पश्चात में आप इस वस्तु को देखेंगे तो भ्रम में किस तरह से डालती है आप सोचेंगे, आपका जवाब होगा जाहिर सी बात है कि ये जो मेरे हाथ में जो वस्तु है, ये चीज़ है, ये जाहिर सी बात है कि ये वो जो वस्तु है ये कोई मिठाई का कोई पीस होगा। जबकि इसका आप विश्लेषण करने पर, आत्म अवलोकन करने पर, चिंता करने के पश्चात जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये मिठाई का पीस नहीं है, ना हो करके एक जो नाने वाला जो साबुन होता है, नाने वाली जो टिकिया होती है, वो इस चीज़ का सही जवाब होता है। तो इस तरह से हमें इस पहले वाले सवाल ने
भ्रम की स्थिति हमारे मस्तिष्क में पैदा की है कि हम इसको मिठाई का पीस समझ रहे थे। वास्तव में ये एक मिठाई का पीस ना होकर के एक नहाने वाले एक साबुन की एक साधारण जो है टिकिया है। तो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में जो है एक जो है हमारे पास में एक छद्म एक सूडो जो है धारणा जो है विकसित हुई है। एक अन्य उदाहरण जो है मैं छद्म कोटि की अभिक्रिया को आप सभी के सम्मुख दूसरे अन्य उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करूँगा। फिर मेरे हाथ में एक दूसरी वस्तु है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहूँगा कि ये जो मेरे हाथ में जो दूसरी वस्तु है चारों तरफ से जो है मैं इसको जो है घूर्णित करता हूँ, आपको दिखाता हूँ और आपको दिखाने के पश्चात मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे हाथ में दूसरी वस्तु क्या है। जाहिर सी बात है कि आप सभी का जो दिमाग में जो जवाब चल रहा होगा, मस्तिष्क में जो उत्तर चल रहा होगा, वो जाहिर सी बात है कि ये जो है एक जो है ब्लैक बोर्ड में को जो है आप देख चौक को मिटाने वाला जो है एक डस्टर है। आपका जवाब डस्टर होगा, लेकिन ये फिर इसने हमें जो है हमारे दिमाग में एक भ्रम की स्थिति जो है पैदा कर दी है, जबकि जो है एक शू शाइनर है। ये इस तरह से हमें तीसरा जो एग्जांपल है इसे हमारे दिमाग में जो भ्रम की स्थिति पैदा की है, हम समझ रहे थे इसको डस्टर है, डस्टर ना होकर के ये एक शू शाइनर है। ये फिर इसने हमारे दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। तीसरा जो एक दृष्टांत आप सभी के सम्मुख जो है एक नए तीसरे प्रकार का और अंतिम उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपको ये बताना होगा कि ये वाला जो मेरे हाथ में एक तीसरे प्रकार की जो नई वस्तु है, चारों तरफ से मैं इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे घूर्णित करता हूँ और इस छद्म इस पद को समझने के लिए तीसरा मैंने दृष्टांत आप सभी के सम्मुख जो है पेश किया है। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये जो तीसरी जो वस्तु है ये क्या है। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में इसका जो जवाब चल रहा होगा, उत्तर चल रहा होगा, वो ये होगा कि ये भी डस्टर है, जबकि ये डस्टर नहीं है, ये एक जो है चश्मे को रखने वाला एक ग्लास कवर है। तो कुल मिलाकर के हम जो जैसा सोचते हैं वैसा दिखता नहीं है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और सटीक उसका जवाब जो होता है वो परीक्षण करने के पश्चात ही उसका सटीक जो है आत्म अवलोकन, उसका सही जो है आत्म मंथन चिंतन करने के पश्चात ही हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हम जैसा सोचते हैं कि छद्म कोटि की अभिक्रियाओं में यह कोटि जो है प्रथम कोटि की होगी या द्वितीय कोटि की होगी, ऐसा उसमें प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। इसकी दो वजह होती है, एक तो क्रियाकार की सांद्रता अधिक हो, ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान जो अलग होंगे, और एक दूसरा है क्रियाविधि के आधार पर भी अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान अलग अलग प्रेक्षित किए जा सकते हैं। इसको हम अन्य रूप में छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। आइए कुछ रोचक महत्वपूर्ण जटिल छद्म कोटि की अभिक्रियाओं से संबंधित हम कुछ दृष्टांत हम सभी के सामने पेश कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। तो ये ऐसे जटिल छद्म कोटि की अभिक्रियाओं से जुड़े हुए एक अहम उदाहरण है जो विभिन्न इंजीनियरिंग मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से जुड़े हुए हैं। पहला वाला है मेरे यहाँ पर जो है N2O5 जो नाइट्रोजन जो पेंटॉक्साइड है, N2O5 के दो मोल आपस में विघटित होकर के यह क्रिया करके आप देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 और ऑक्सीजन का जो है 1 मोल का निर्माण करते हैं। पहले वाला जो हमारा छद्म कोटि की अभिक्रियाओं से जुड़ा हुआ पहला वाला जो सवाल है, अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 का है कि N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड विघटित होकर के इसके 2 मोल, इसके 2 अणु विघटित होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 NO2 के 4 और ऑक्सीजन का जो है 1 मोल का निर्माण करता है। अब बताइए यदि मैं यहाँ से इसको विलोपित करता हूँ आपका जवाब क्या होगा। जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि इसमें मोलों की संख्या जो है 2 है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी का जवाब होगा कि ये अभिक्रिया की कोटि 2 होगी, क्योंकि रासायनिक बलगतिकी में एक सामान्य नियम है। वो सामान्य नियम कुछ इस तरह से है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान होते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस अभिक्रिया की कोटि में आपका जवाब जो 2 मोल आप N2O5 पे देख रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका जवाब 2 होगा, जबकि देखेंगे ये अभिक्रिया की कोटि जो इसकी 1 होगी और अणुसंख्यकता का मान जो है 2 होगा। तो एक प्रकार से इसको हम जो है छद्म कोटि की अभिक्रिया का रूप दे सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभिक्रिया की कोटि
1 है और अल्पसंख्यकता का मान जो है आप देखें m बराबर जो है 2 हमने यहाँ पर प्रक्षित किया है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि में जो है, इस अभिक्रिया की कोटि जो 1 जो है फाइनली अंतिम जो है क्यों प्रक्षित की गई है, ये देखेंगे। इसकी क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। इस क्रियाविधि से जुड़े हुए पद को, इसकी अभिक्रिया की जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, आने वाले व्याख्यानों में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि जो है 1 जो है इसकी क्यों होती है, और इस अभिक्रिया की कोटि में जो अलग अलग जो पदों में संपन्न होगी, धीमी गति से, तीव्र गति से, उन तमाम पदों पर क्रियाविधि के आधार पर इसकी सही यथार्थ अभिक्रिया की कोटि का मान जो है 1 निकालने का परिकलित करेंगे। फिर से आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार और नमस्कार।